लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन अपराध की कई बड़ी घटनाओं के सामने जब प्रशासनिक व्यवस्था जर्जर नजर आती है, तब वह भी एक कारण बन जाता है। यानी जब तक यह ठीक नहीं होगा, अपराध की दरों में कमी नहीं आएगी। पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश अपराध की घटनाओं को लेकर चर्चा में है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस पर ही हमला कर दिया था और उसके पहले आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के सरपंच सत्यमेव जयते की हत्या करने के बाद हत्यारे उनके ही घर गए और बताने के मार दिया है। हाथरस में आरोपियों के पक्ष में पंचायत तक करने दी गई। 13 से 16 अक्टूबर के बीच अमर उजाला में अपराध से छपी कुछ खबरों को देखें तो अपराध की प्रकृति, क्रूरता, कारण और प्रशासन सब अपनी अपनी जगह चरमराते नजर आएंगे। 16 अक्टूबर को गोरखपुर से खबर है कि नानी और नाती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जांच में पुलिस जुटी है। 16 अक्टूबर को ही बाराबंकी से खबर है कि फसल की रखवाली कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 15 अक्टूबर को पूर्व विधायक हत्याकांड के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर ने पेट्रोल पंप पर बरसाई गोलियां, एक की मौत, गार्ड घायल। 15 अक्टूबर की एक और खबर है फर्रुखाबाद की। 5 लाख की फिरौती के लिए अपहरण कर बालिका की हत्या कर दी गई। शव बोरी में भरकर शौचालय के टैंक में फेंक दिया। 15 अक्टूबर की ही खबर है अयोध्या से अपहृत युवक का शव वाराणसी में गोमती नदी में मिला। अपहरण के 2 घंटे बाद ही कर दी गई थी हत्या। यह भी 15 अक्टूबर की घटना है कि पहले फ्रेंचाइजी संचालक से लूटे 3 लाख, फिर बाइक लूटने के लिए एक युवक की गोली मारकर हत्या। 15 अक्टूबर की एक और खबर है फिरोजाबाद की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गांव के ही युवक पर आरोप है। 13 अक्टूबर की खबर है कि मैलानी चेयरमैन के लापता पति की गला घोटकर हत्या कर दी गई। शव को नहर में फेंका, 4 आरोपी गिरफ्तार। और इसी दिन की खबर है जौनपुर में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप, झाड़ फूंक करने वाले की हत्या कर दी गई। 13 अक्टूबर को आजमगढ़ से खबर है कि 2 दोस्तों की हत्या कर दी गई। भारत में हर दिन 79 हत्याएं होती हैं। इनमें से 13% हत्याएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। 2016 से 2018 के बीच हर साल 4000 से अधिक हत्याएं यहां हुई हैं। 2019 में पहली बार यह संख्या 4000 से नीचे गई है। 2018 में 4018 हत्याएं हुई थी उत्तर प्रदेश में एक साल में, और 2019 में 3806 हो गई। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में 10 हत्याएं हर दिन होती हैं। 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद भी यूपी में पुलिस सिस्टम ऐसा नहीं दिखता जिस पर भरोसा किया जा सके। 1 अगस्त को ही गाजियाबाद के लोनी में एक 10 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। अपराधी उसका शव उसी के घर में टांग कर चले गए। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और छोड़ दिया। अगर उसके साथ हुई पूछताछ का वीडियो वायरल नहीं हुआ होता 2 महीने के बाद, तो आरोपी के बारे में पता नहीं चलता। अब जांच की बात हो रही है। ये हाल तब का है जब हमने इस घटना को देश की बात में दिखाया था। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने इसे रिपोर्ट किया था। और भी जगहों पर इस घटना को कवरेज मिला था। स्थानीय लोग कैंडल मार्च कर रहे थे। इस घटना का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले हाथरस की घटना में पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठे थे। एक उम्मीद की जाती है कि इससे दूसरी घटनाओं की जांच में सतर्कता आएगी, लेकिन पता चलता है कि लोनी में किस तरह से इस वीडियो को छिपा लिया गया और आरोपी को छोड़ दिया गया। सोचिए, हत्या और बलात्कार का आरोपी थाने में कथित रूप से आरोप कबूल कर रहा है, उसका वीडियो है और पुलिस उसे छोड़ देती है, जाने देती है। वीडियो वायरल होता है तो जांच होती है। इस मामले में एक डीएसपी ने ही आरोप लगाया था कि दारोगा ने उनका तबादला करा दिया है। बलिया का मामला आपके सामने है। अधिकारियों की मौजूदगी के बीच कोटे की दुकान की नीलामी चल रही थी। अधिकारी वहां पर थे, लेकिन एक शख्स हथियार लेकर वहां मौजूद था। उसे इस बात का भय भी नहीं रहा कि हथियार लेकर अधिकारियों के सामने नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसने इन दोनों के सामने
तमाम बड़े अधिकारियों के सामने जयप्रकाश पाल को गोली मार दी। ऐसा करने वाला धीरेन्द्र सिंह बीजेपी का स्थानीय नेता है और विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जाता है। पुलिस ने मौके पर उसे पकड़ा और छोड़ दिया। यही नहीं, हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल भी उसे ले जाने दी। यह पुलिस है यूपी की। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि धीरेन्द्र उनका साथी है। वो बयान दे रहे हैं, उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। वह विधायक रहें या ना रहें, लेकिन एक स्वाभिमानी और संस्कारी व्यक्तित्व की रक्षा नहीं कर पाए तो उनके विधायक रहने का कोई मतलब नहीं। यह विधायक जी ने कहा। हम और आप समझ रहे हैं कि अपराध का मामला है, लेकिन विधायक जी तो इसे संस्कार और स्वाभिमान के लेवल पर ले गए हैं। बस राष्ट्रहित बताना बाकी रह गया था। ये बलिया का दुर्जनपुर गांव है। सरकारी राशन की दुकान के अलॉटमेंट में पुलिस की मौजूदगी में अपराधी गोलियां चला रहे हैं। 10 राउंड की फायरिंग की आवाजें तो इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हैं, सुनी जा सकती है। आरोप है कि इनमें बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी साथी धीरेन्द्र सिंह भी था। गोली चलाते उसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। उधर के आदमी जन्म धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह के पार्टी जन्मा की ईंट पत्थर जन्म डंडा चलाना चालू कर दिए। इधर से भी झगड़ा हुआ जन्मा, तो उसमें जन्मा 3 आदमी फायर कर रहे थे। एक बाहरी बदमाश था, हम पहचानते नहीं हैं, और अजय सिंह भी फायर किए हैं। चश्मदीद कहते हैं कि धीरेन्द्र सिंह ने जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पे गोली चलाते धीरेन्द्र सिंह को पकड़ भी लिया। इस वीडियो में पुलिस उसे पकड़े नजर भी आ रही है। पुलिस पे आरोप है कि वो उसे वहां से थोड़ी दूर बंधे पे ले गई और वहां पहुंच के उसे भगा दिया। जयप्रकाश के घर वालों का सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे भाई को गोली मार करके भाग रहे थे, तो सूर्यकांत पांडे ने जो उसको जब दबोच लिया। दबोचने के बाद सिपाही ने 4-5 डंडा मार करके और सड़क पर लिया करके भगा दिए। 2-4 डंडे जनबाजे मार करके जो सभी सिपाही ने बाहाँ ऐठ करके जनबा के बांधे पर लिया करके, उसके जन्मा के साथ में हथियार भी था, हथियार भी दे दिया और उनको भगा दिया। हम लोगों का जन्म की प्रशासन पिठिया लिया और बंधे पर ले जा करके छोड़ दिया। तो उस अपराधियों का जन्मा की जब प्रशासन के जन्मा हवाले हो गया जन्मा, तो प्रशासन क्यों छोड़ दिया, मैं यही जानना चाहता हूँ। सीएम योगी के आदेश पर वहां मौजूद सभी पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जो भी यहां कल पुलिसकर्मी तैनात थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है और शासन ने जो अधिकारी थे उनको खिलाफ भी कार्रवाई की है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कार्रवाई बहुत स्ट्रांग कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इन अपराधियों को मैसेज दिया जाएगा कि जुर्म करने का मतलब क्या होता है। बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह हत्या आरोपी धीरेन्द्र की हिमायत में उतर आए हैं। उनका कहना है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। अगर वो गोली न चलाता तो मारा जाता। धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। यदि वो आत्मरक्षा में कोई गोली चलाया है, अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस निर्गत होता है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ हत्या आरोपी की तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में वो उसे मुंह मीठा कराते हुए भी नजर आते हैं। सुरेंद्र सिंह मानते हैं कि वो उनका साथी है और चुनाव में भी उनकी मदद करता है। मुझको विधायक बनाने में उसका परिवार वोट दिया है, लोकसभा चुनाव में वोट दिया है, अभी सभी कार्यक्रम में भाग लेता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा सहयोगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वो सहयोगी है, मेरा ही सहयोगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी। मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि जीवन में कभी राजनीति करने का भले मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा इसका कोई माने मतलब नहीं है मेरे जीवन में, लेकिन एक स्वाभिमानी और एक संस्कारित व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा भी मैं नहीं कर सका तो मेरे जैसे आदमी को विधायक बने रहने का कोई माने मतलब नहीं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अपनी ही सरकार की पुलिस से बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ उनके साथी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, दूसरे पक्ष को बचा रही है। प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय को का गला घोट रहे हैं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनके पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह खुलेआम गोलीबारी होना, किसी की हत्या हो जाना, ये तो गंभीर बात है ही।
लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि पुलिस हत्या के आरोपी को मौके पे पकड़ के पिस्तौल समेत बाद में भगा दे या छोड़ दे। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि उस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव ये कहे कि ये मेरा आदमी है और इसने अपनी जान बचाने के लिए गोली चला के हत्या कर दी है। बलिया में अजय सिंह, करुणा सिंधु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हाथरस के संदर्भ में इतनी बहस हुई, पुलिस और प्रशासन की आलोचना हुई, सभी पक्षों पर चर्चा हुई, लेकिन ना तो असर समाज पर पड़ा, ना ही नौकरशाही पर। यूपी की लड़कियां हिंसा का शिकार हो रही हैं। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो के रिकॉर्ड कहते हैं कि 2017 से 19 के बीच महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। छेड़खानी और बलात्कार की पीड़िता 2 नाबालिग लड़कियां आत्महत्या कर चुकी हैं। चित्रकूट में 14 साल की एक लड़की ने फांसी लगा ली तो प्रतापगढ़ में एक लड़की कुएं में कूद गई। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। 14 साल की वो मासूम बच्ची जिसे जीते जी पुलिस की शरण भी नहीं मिल सकी, उसके लिए कामना की जा रही है कि मौत के बाद उसे बुद्ध की शरण, संघ की शरण और धर्म की शरण हासिल हो। 14 बरस की उम्र भी कोई जान देने की उम्र होती है। जिंदगी से कितना निराश होगी जो उसने फांसी लगा ली। इल्जाम है कि 8 तारीख को जब वो शौच के लिए जंगली इलाकों में गई थी, कुछ लोगों ने उसे अगवा कर उससे रेप किया और हाथ पांव बांध के छोड़ गए। पुलिस आई लेकिन एफआईआर नहीं लिखी। हाथ पैर बंधे रहे इसका। उसके हाथ पैर इस तरह बंधे थे कि वो घिसट घिसट के आई। हमने पहुंचकर चौकी में पुलिस वालों को इत्तला दी। जब उन्हें बुलाया तब वो आए और हमने कहा कि इसे छुड़ाएं और फोटो खींचे। तब उन्होंने फोटो खींचा। बुलावा आए मका साहब छोरा इसका फांस हाथ कहा तुम छोरा मका फोटो खींचा। तब वो फोटो खींची नहीं। लापरवाही नहीं चलेगी। जिसे जीते जी कोई मदद न मिल सकी, उसकी मौत के बाद ढेरों नेता उसके गांव पहुंचे हैं। नारेबाजी हो रही है। सब बड़े अफसर भी आए हैं, साथ में बड़ी तादाद में पुलिस और छोटे अफसर भी हैं। बड़े अफसरों ने अब उसकी मौत के बाद रेप का केस भी दर्ज करवा दिया है और 2 लोग सस्पेंड भी कर दिए हैं। और पूरा जानकारी करने पर यहाँ का जो चौकी इंचार्ज है अनिल साहू और थाना अध्यक्ष करवी का, ये दोनों का जो है इस घटना में 8 तारीख का एक घटना होना जो बताया गया, उसमें जो लापरवाही पाई गई, उस लापरवाही में दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। उधर प्रतापगढ़ के पुआसी गांव में दबंग शोहदों की छेड़खानी से आजिज आके एक 17 साल की लड़की ने कुएं में कूद के जान दे दी। लड़की के परिवार वालों का इल्जाम है कि पड़ोस के 3 दबंग लड़के पिछले 6 महीने से उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। लड़की की मां कहती है कि रात में उन्होंने घर में घुस के लड़की से अश्लील हरकतें भी की थीं। कौन कौन लोग छेड़खानी कर रहे थे आपकी लड़की के साथ में? गुन्नू तिवारी हमारे घर में घुसे थे। अच्छा। उसके बाद में रात में गुड्डू धमकिया है कि वो यही रही, कुछ कह नहीं सकती हो, जौन चाहत तो हो ही। उसके बाद सुबह 6 बजे से 10 बजे तक डब्बू सिंह हमारे मोहार गुड्डू सिंह घेरे। पुलिस का कहना है कि लड़की के घर वालों ने पुलिस से पहले शिकायत नहीं की थी, वरना कार्रवाई करते। अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हो रही है। अभियुक्त गुड्डू सिंह को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। दूसरा अभियुक्त इसका भाई डब्बू सिंह और इसके ढाबे पे काम करने वाला गुन्नू तिवारी, इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें मेरे द्वारा गठित कर दी गई हैं। एडिशनल एसपी वेस्ट के नेतृत्व में 3 टीमें काम करेंगी। बहुत जल्दी इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पे आम जनता में तीखी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं और इससे सरकार की छवि भी खराब होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था से जुड़े सारे अफसरों को ताकीद की है कि इन पर रोक लगाई जाए और अपराध होते हैं तो उस पर फौरन कार्रवाई की जाए। प्रतापगढ़ में अमितेंद्र, चित्रकूट में परवेज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में हर दिन 11 मामले रेप के दर्ज होते हैं और ये केवल वो मामले हैं जिनकी शिकायत दर्ज कराई जाती है। महिलाओं को कानूनी सहायता देने वाली संस्था आली ने एक अध्ययन किया था। 2016 से 19 के बीच बलात्कार के 14 मामलों का एक भी मामले में पहली बार में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। 11 मामलों में 2 से लेकर 228 दिनों की देरी हुई थी। बलात्कार के मामले में सजा देने का प्रतिशत कोई बहुत अच्छा नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर भी। 2018 में बलात्कार के अपराध में सिर्फ 27.2% मामलों में सजा हुई थी।
1/3 से भी कम। बाराबंकी के एक गांव में धान के इन खेतों में 15 साल की बच्ची की हाथ बंधी लाश मिली। उसकी लेगिंग जिस्म से उतरी हुई थी। वो 4 बजे के करीब खेत में काम करने गई थी। देर तक नहीं आई, ढूंढने पे लाश मिली। अरे वो धान काटने गई थी। अब जो हुआ हम नहीं जानते। तुम बॉडी देखा जब? जी। क्या दिखा तुमने? अरे वो लेगे उसके नीचे थी, हाथ बंधे थे और पड़ी थी तिरछा। अच्छा। तो क्या रिश्ता है तुम्हारी उस लड़की से? हमारी लड़की है, चाचा है उसकी। सगी चाचा है? जी। अब गांव में पुलिस लगी है, मुजरिम की तलाश हो रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। डेड बॉडी का पंचनामा भर करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसे का जो है साक्ष्य संकलन हेतु एडिशनल एसपी साउथ के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही इसमें समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा में एक 7 साल की बच्ची रेप के बाद अस्पताल में भर्ती है। यहाँ उसकी हालत गंभीर है। बच्ची घर में अकेली थी, तभी एक पड़ोसी ने घर में घुस के उसके साथ रेप किया। बच्ची ने मेरे से यही बताया है। जब मैं आई बाहर से तो रो रही थी। मैंने पूछा तो वो बताई नहीं सारी बात। कैसी हालत है बच्ची की? उसका ब्लड नहीं बंद हो रहा है। अच्छा। ब्लड बहुत ज्यादा जा रहा है। सहारनपुर में एक महिला ने आरोप लगाया है कि जब वो खेत पर अपने बेटों को खाना खिलाने जा रही थी, रास्ते में गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ रेप किया और मारा पीटा। मेरे गला छिना झपटे कर जिसे पसंद है, मेरा सलवार भी तोड़ दिया, मेरे सलवार काटे नाट टूट का। मैंने चक्कू रखा है, देखो यहाँ से तो जैसे कराड़ा आया। मेरे बच्चे कद आए कद ना आए, मुझे कोई खबर नहीं रही आगे। तुम्हारे साथ कुछ गलत काम हुआ है? हाँ जी हुए। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के साथ महिला का जमीनी झगड़ा भी है। वादी द्वारा बताया गया है कि उनकी मां के साथ उन्हीं के पड़ोसी उनके द्वारा बलात्कार किया गया है, जिसके संबंध में तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक बहस ये भी है कि क्या रेप रोकने के लिए सिर्फ पुलिस जिम्मेदार है या वो समाज भी जो बचपन से बच्चों में फ्यूडल और पेट्रियार्कल यानी सामंतवादी और पितृसत्तात्मक सोच भरती है और महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाती। ये सही है कि शायद समाज ज़्यादा जिम्मेदार है, लेकिन वो पुलिस भी जिम्मेदार है जिसका इकबाल अगर कायम हो तो अपराध कम होते हैं। सहारनपुर में अशोक, बाराबंकी में सरफराज और बांदा में सलाउद्दीन के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। एंटी रोमियो दस्ता बनाने की बात थी, कितना हंगामा हुआ था। यह दस्ता किस रूप में काम करता है और इसने कौन सा ऐसा काम किया, अब इसकी कोई बात नहीं होती है। उसकी जगह मीडिया में ऑपरेशन दुराचारी की चर्चा सुनने को मिल रही है। असल में नाम तो ढंग का ढूंढ लाते हैं, काम नहीं हो पाता है। पुलिस की क्षमता वही की वही है। एक ही सिपाही को दिन भर में 5 बार अलग अलग ऑपरेशन में काम करना हो तो वो क्या काम करेगा? उसे साइकिल का भत्ता 200 रुपए मिलता है। कई मामलों में पुलिस गिरफ्तार करती है अपराधियों को और कई मामलों में पुलिस अधिकारी सस्पेंड भी होते हैं, लेकिन इसका असर न तो अपराध पर पड़ता है न ही पुलिस विभाग पर। जैसे सस्पेंड होना ध्यान हटाने भर का मामला हो। राजनीतिक विरोधी उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों में एक जाति के दबदबे और वफादार नौकरशाही का आरोप लगाते हैं। यही आरोप योगी सरकार से पहले की सरकार पर लगता था। तो क्या सरकार बदलने से कुछ नहीं बदलता है? वफादार नौकरशाही के एक समूह की जगह दूसरा समूह आ जाता है और वही काम फिर चलता रहता है। इंडियन एक्सप्रेस में 16 सितंबर को एक रिपोर्ट छपी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 15 आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया है। इसी साल 6 आईपीएस निलंबित किए गए हैं। 7 तो अभी तक निलंबित हैं और 8 का निलंबन वापस हो चुका है। 15 अक्टूबर को बलिया में गोली चलने के प्रकरण में एसडीएम, सर्कल अफसर और मौके पर मौजूद सभी पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया और उन पर कार्रवाई की गई है। 3 अक्टूबर को बिजनौर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन की जांच करने वाले अधिकारी नरेश पाल सिंह को निलंबित कर दिया गया। 2 अक्टूबर को भी हाथरस केस में आईपीएस समेत 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। 9 सितंबर को भ्रष्टाचार और व्यापारियों से अवैध वसूली करने के आरोप में महोबा एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया गया। 8 सितंबर को प्रयागराज एसएसपी अभिषेक दीक्षित को भ्रष्टाचार और अपराध नहीं रोक पाने के कारण निलंबित कर दिया गया। 24 अगस्त को बलिया में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया था।
निलंबन का असर दिखता नहीं है। इन विश्लेषणों को पढ़कर लगता है, और यही तो होता है, कि हर मुख्यमंत्री वफादार नौकरशाही चाहता है। इस क्रम में चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी एक जाति का समीकरण बनने लगता है। तमाम राज्यों की ये बात है। किया जाता होगा इस मकसद से कि प्रशासन पर नियंत्रण होगा, मगर नतीजा यह होता है कि नीचे तक सिस्टम बेलगाम भी हो जाता है। क्या यूपी वफादार नौकरशाही और एक सामाजिक तबके के गठजोड़ के पुराने दौर से गुजर रहा है? हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, आपकी कई महीनों से, खासकर हाल के कुछ महीनों से तो मैं सारी रिपोर्ट देख रहा हूं जो आपने अपराध को लेकर की है, वहां से, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी देखिए गाजियाबाद में हुआ कि अपराधी ने वीडियो पे कबूल किया कि उससे कथित रूप से अपराध हुआ है, पुलिस ने उसे छोड़ दिया। बलिया का ये मामला है कि पुलिस गोली चलाने वाले को पकड़ती है और फिर हथियार के साथ जाने भी देती है। क्या आपको लग रहा है कि यूपी पुलिस के भीतर ऐसा कुछ हो गया है जिसके कारण बार बार ऐसी खबरें सुनने को, देखने को मिल रही हैं? देखिए, ऐसा है कि कई बार पुलिस ऊपरी दबाव में होती है और कई बार पुलिस जो है वो अपने आप अपने इंटरेस्ट में इस तरह का काम करती है। क्योंकि यहां जो गोलियां चल रही थी, आप सोचिए कि 10 राउंड फायर गिने जा सकते हैं इस वीडियो में। 10 राउंड फायर हो रहे हैं, पुलिस वहां पे मौजूद है, उसको पकड़ रही है, और जिसको मारा गया है उसके भाई का कहना है कि एक बंधे पे ले जाके पुलिस ने उसको छोड़ दिया। और आला कत्ल कहते हैं, आला कत्ल जिससे यानी हत्या हुई, वो एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है उसके कन्विक्शन के लिए जिसने हत्या की है, उसको भी उसको सौंप दिया गया यहां पे। तो बहुत सारे मामलों में आप देखें, जैसे आप विकास दुबे का पूरा मामला देखिए, तो विकास दुबे के मामले में 8 पुलिस वालों को उसने मार दिया। कानपुर के देहात के उसके थाने के 2 दारोगाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है इस आरोप में कि वो विकास दुबे से मिले हुए थे और अपने साथियों की हत्या कराने के लिए उन्होंने मुखबरी की पूरी, और उनका उसमें हाथ था। यही नहीं, वहां के लोग कई सारे बताते थे गांव में बाद में कि जब हम एफआईआर कराने के लिए थाने में जाते थे, वो कहते थे पहले विकास भैया की अदालत में जाओ, पहले वो मुकदमा सुनेंगे, उसके अगर नहीं हो पाएगा तब मेरे पास आना। वो एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। तो पुलिस किस तरह मिली हुई है, कभी ऊपरी दबाव में, कभी अपने लालच में, ये तमाम जगहों पे देखने को मिलता है। पर कमाल, इतने सारे सस्पेंड किए गए, आईपीएस, दर्जनों आईपीएस योगी आदित्यनाथ ने सस्पेंड किए, पर अब भी नहीं लगता कि कोई इकबाल में कोई फर्क आया है। क्या आपको लगता है कि जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि एक वफादार नौकरशाही की चाह में पुलिस महकमा बेलगाम हो गया है, ये बात सही है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप हाथरस के केस में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो ऑर्डर दिया है, अगर आप सिर्फ उस ऑर्डर को पढ़ लें तो उससे यही बात समझ में आती है। आप देखिए, उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो आपने रात में शव को जलाया ये गैर कानूनी था, आपने उसके मानवाधिकार का उल्लंघन किया। उसमें लिखा है कि हमने एडीजी से पूछा कि आपने ये बयान क्यों दिया कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। डीएम ने क्यों बयान दिया कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। आपने कहा कि लड़की के शरीर पे स्पर्म नहीं मिला है। आप उस जांच कमेटी का हिस्सा नहीं थे और वो जांच कमेटी जांच कर रही थी, जांच पूरी नहीं हुई थी। तो जांच जब अधूरी है, इसके बीच में अगर आप ये घोषणा कर रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है, तो इससे क्या साबित होता है? आप अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए और अपनी खाल बचाने के लिए यह घोषणा कर रहे हैं। अदालत ने अपने एक ऑर्डर में लिखा है कि हमने उनसे कहा कि इस लड़की के जिस पे स्पर्म का नहीं मिलना, इस बात का अकेला सबूत नहीं है कि रेप नहीं हुआ है, बहुत सारे एविडेंस होते हैं। तो आप अगर उसको देखिए, जिस तरह से पुलिस कर रही थी, पूरे कांड के बीच में हर मीडिया हाउस को फोन करके कहा जा रहा था कि रीढ़ की हड्डी उसने तोड़ा नहीं है, बल्कि गर्दन दबाने में कोई हड्डी डैमेज हो गई है जिससे उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई है। तो अब रीढ़ की हड्डी चाहे वो हथौड़ा मार के तोड़े या रीढ़ की हड्डी गर्दन की कोई हड्डी दबाने से टूट गई हो, एक ही बात हुई। लड़की के साथ रेप ना भी साबित हो, लेकिन हत्या तो हो गई। कोई हत्या इतना मामूली क्राइम तो नहीं है कि एक लड़की इस दुनिया में नहीं रही। एक 20 साल की लड़की अपने माँ बाप परिवार की चहेती, लेकिन जिस तरह से सारे प्रशासन ने मिल करके जितने तरह के कुतर्क किए, जितने तरह की बातें की, ये मीडिया के, जनता के कहने की बात नहीं है। ये तो हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख रहा है उनके खिलाफ। पर कमाल, आज भी प्राइम टाइम में हमने आपकी 3-3 स्टोरी देखी है।
मैं यही जानना चाहता हूं कि जैसे उन्नाव रेप केस का मामला था, सीबीआई ने अधिकारियों की शिकायत में का पत्र लिखा, इनकी भूमिका संदिग्ध थी, लेकिन फिर भी सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ दिखता भी है कि कार्रवाई हो रही है, कुछ आईपीएस को सस्पेंड किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के आरोपों में बहुत दम है कि थाने से लेकर ऊपर तक एक जाति व्यवस्था या एक वैचारिक व्यवस्था या एक वफादार व्यवस्था का सिस्टम उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में, जैसा कि हर सरकारों में होता है, यहाँ भी है? देखिए, ये बहुत आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। और जब मायावती की सरकार आती है तो किसी जाति के लोगों के तरफदारी की बात उठती है। जब मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार आती है तो थानों में किसी एक जाति के लोगों के वर्चस्व की बात उठती है, तमाम महत्वपूर्ण ओहदों पे उठती है। इसी तरह अब जो आपके नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने इस सरकार में एक जाति के लोगों के तमाम जिलों में और महत्वपूर्ण पदों पे तैनात होने के आरोप लगाए हैं। आप देखिए कि क्या है कि अब जैसे विकास दुबे जैसा क्रिमिनल, जिसके खिलाफ 60 क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, उसके थाने में भी उसके सारे सजातीय लोगों की भरमार थी। तो होता क्या है कि बहुत बार सरकार की भी मंशा होती है कि उसके वफादार लोग हों, और बहुत बार क्या होता है कि जो एमएलएज होते हैं पावरफुल, जो सरकार के एमएलएज होते हैं, कई बार विपक्ष के एमएलएज जिनकी सरकार में चलती है वो भी ऐसा करते हैं कि अपने मुवाफिक और अपनी जाति के लोगों की पोस्टिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में और थानों में कराते हैं ताकि कोई भी मसला होने पे उनको फायदा हासिल हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान, इन सब बातों पर हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर आप नजर रख रहे हैं, तो कमाल की बातों से समाज का चेहरा तो दिखता ही है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह की नौकरशाही हमें दिख रही है और वो क्या करती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए हम टैक्स देते हैं, जिसके लिए हम इतनी मारामारी करते हैं, इतनी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उसकी वफादारी किस तरफ है। अगर इसका ही एक उदाहरण आपको दूसरे प्रदेश से दूं, वैसे किसी भी प्रदेश से मिल जाएगा, तो असम से मैं देना चाहता हूं। वहां पर सीआईडी जांच चल रही है सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में, और इस जांच में कुमार संजीत कृष्ण की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ये संजीत कृष्ण जो हैं वो करीमगंज के एसपी थे, रविवार को उनका तबादला कर दिया गया, अब वो गिरफ्तार है। पुलिस का अधिकारी ही अपने महकमे में भर्ती के नाम पर घपला कर रहा है। हाल ही में असम में 597 सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए लिखित परीक्षा होने वाली थी, क्वेश्चन ही पहले से लीक हो गया। 20 सितंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित हुई और 22 नवंबर की नई तारीख आई। आरोप है कि संजीत कृष्ण ने प्रश्नों की तस्वीर उतार ली थी और इस मामले में 50 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पीके दत्ता भी हैं, बीजेपी के नेता दिबान डेका भी हैं। पार्टी ने अपने इस नेता को निकाल दिया है। कोरोना के कारण कितने लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के पास लोन चुकाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन इस टाइम में असम में 597 सब इंस्पेक्टर की बहाली में पर्चा लीक कराकर कुछ लोग पैसे बना रहे हैं। खेल देखिए कितना किस तरह का चलता है। पुलिस ने ही बताया है कि 6 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जो आरोप है कि ये पैसे उम्मीदवार से लिए गए थे कि चोरी से आपको सब इंस्पेक्टर बना देंगे। उस पुलिस से हम उम्मीद भी करें कि वो ईमानदारी से काम करे तो थोड़ा ज्यादा है। बाकी ब्रेक के बाद। दस महीने होने जा रहे हैं कोरोना को लेकर। सिर्फ एक संदेश देने में भारत सफल नहीं हो पा रहा है कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर रहना है, मास्क लगाना है और हाथ लगातार साफ करते रहना है। अब इसके निर्देश और नियम बेमानी हो चुके हैं। कुछ लोग पालन कर रहे हैं और ज्यादातर लोग पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना का असर कम हो गया है। बिहार के कैबिनेट मंत्री कपिल देव कामत का कोरोना से निधन हो गया। भारत में कोरोना से 1,12,161 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कोरोना के जो मरीज ठीक भी हो रहे हैं उन पर भी कई शोध हो रहे हैं, जिनके नतीजे, शुरुआती नतीजे बता रहे हैं कि ठीक होने के बाद भी ऐसे मरीजों को दूसरी कई बीमारियां हो जा रही हैं। कोविड के इलाज में लगे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को भी तरह तरह की शिकायतें आ रही हैं। नींद न आने से लेकर अवसाद तक से वो जूझ रहे हैं। अप्रैल से लेकर अब तक महाराष्ट्र के स्वास्थ्यकर्मी कई बार अपनी सुरक्षा की मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं।
करीब 6 महीने से लगातार कोविड ड्यूटी पर तैनात हमारे डॉक्टर नर्स अब खुद मानसिक रोगी बन रहे हैं। राज्य में 45,000 डॉक्टरों वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र ने चौंकाने वाले आंकड़े बताए हैं। आईएमए महाराष्ट्र के मुताबिक गंभीर कोविड मरीजों की ड्यूटी पर तैनात 25% आईसीयू फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। आईएमए महाराष्ट्र के मुताबिक कोविड दौर में राज्य में 40% रेजिडेंट डॉक्टर्स दिमागी तौर से परेशान हैं। एसोसिएशन के मुताबिक कोविड तनाव के कारण स्वास्थ्य कर्मियों में शराब और सिगरेट की लत में 30% का इजाफा हुआ है। ये तनाव की वजह से काफ़ी डॉक्टरों में ये अल्कोहल की मात्रा या बार बार अल्कोहल लेना या स्मोकिंग बढ़ना, ये चीज़ें नज़र आ रही है। इसमें दूसरी भी बातें हैं, जो कम से कम जो डॉक्टर्स आईसीयू में काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स में ये तनाव ज़्यादा है। जो रेसिडेंट्स काम करते हैं उनमें भी ये तनाव बहुत ही ज़्यादा है। अपनी पहचान छुपाते हुए कोविड ड्यूटी पर तैनात एक वरिष्ठ डॉक्टर ने एनडीटीवी को बताया कि किस तरह से उनकी एक गर्भवती सहकर्मी ने संक्रमण के बाद अपना बच्चा खोया और मानसिक तनाव का शिकार हुई। My colleague who was pregnant after infertility treatment was in 9th month of her pregnancy. ये मेरी सहकर्मी के साथ हुआ वाकया है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में वो कोरोना से संक्रमित हुई। दुर्भाग्यवश उनका बच्चा नहीं बच पाया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत मुश्किल दौर था और मानसिक रूप से उन्हें मदद की जरूरत पड़ी। उन्हें ये समझाने में वक्त लगा कि ऐसे दौर में ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो फिर से माँ बन सकती हैं। It can happen to anyone at this time and she is going to be a mother another time. अपनी पहचान न जाहिर करते हुए मुंबई की एक स्टाफ नर्स ने बताया कि किस तरह कोविड मरीजों की सेवा कर रही नर्सेज हर रोज अपनों को लेकर तनाव और डर में हैं। पैंडेमिक में ड्यूटी कर रही हूँ। 7 डेज टाइम क्वारंटाइन पीरियड तो है, लेकिन अगर उसके बाद में सिम्टम्स दिखाई देते हैं या फिर मेरे घर पे इन्फेक्शन में देने के चांसेस रख सकती हूँ, ये विचारों से ही मुझे बहुत सारा टेंशन आया। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग थिंग थी कि घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर आते समय भी कि मैं अपने घर वालों को तो इन्फेक्शन नहीं दे रही हूँ, मेरे वजह से उनको कुछ तकलीफ तो नहीं हो गई है। तो ये सब ख्याल रखते हुए घर जाने के लिए भी बहुत डर लगता था। ये एक प्रकार की एंजाइटी और टेंशन का माहौल अभी भी हमारे मन में है। मुंबई के कई बड़े मनोचिकित्सक बता रहे हैं कि किस तरह मानसिक तनाव के कारण अब डॉक्टर ही डॉक्टर का सहारा ले रहे हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन ये कुछ कॉमन ऐसे केसेस हैं जो पाए गए हैं। स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। कोविड की एंजाइटी, अपने परिवार की स्वास्थ्य की एंजाइटी, अपने बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी कॉमनली पाई गई हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल लेवल पे हम हेल्प कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स और वर्कफोर्स की बात करें, वो तो फ्रंट लाइन में होते हैं, तो उनके ऊपर खास जो स्ट्रेस आई है कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने की, उसकी वजह से काफ़ी मानसिक तनाव महसूस होता है। अनलॉकिंग के साथ बिना मास्क में घूमते लोगों को देख तो लगता नहीं कि इनमें कोरोना का खौफ बाकी है, लेकिन दिन रात कोविड ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों के दर्द को सुनिए और जानिए तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अहमियत समझ में आएगी। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इसके बाद भी हाल यह है कि डॉक्टरों की सैलरी को लेकर कई रिपोर्ट के बाद भी कोई असर नहीं आया। मीडिया ने लिखा, हम सब ने दिखाया, सिस्टम को जैसे फर्क न पड़ता हो। जिन डॉक्टरों को कोरोना योद्धा कहा गया, राष्ट्रीय स्तर पर नौटंकियों का प्रदर्शन करवाया गया, उन डॉक्टरों को सैलरी नहीं दी जा रही। आज दिल्ली में उत्तरी एमसीडी के 4 बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों और नर्सों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। उत्तरी एमसीडी के कई कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इनकी संख्या 40,000 के आसपास है। इसमें टीचर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, साथ ही हिंदूराव अस्पताल, कस्तूरबा गांधी अस्पताल और 2 अन्य अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ हैं। 5,000 मेडिकल स्टाफ को वेतन नहीं दिया गया है। सिर्फ हिंदूराव अस्पताल के ही 1500 कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। इन्होंने उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहले मई जून के महीने से प्रदर्शन कर 4 महीने की सैलरी पाई थी। मई जून में काफी प्रदर्शन किया था। पिछले शुक्रवार से ये डॉक्टर और नर्स
फिर से प्रदर्शन पर हैं। गुरुवार को इन्हें जून की सैलरी मिली, लेकिन अब भी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। इस बीच इन्होंने कोविड के मरीजों का इलाज भी किया। सोमवार को दिल्ली सरकार ने बड़ा हिंदूराव अस्पताल से कोविड के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेज दिया ताकि बेहतर इलाज हो। कर्मचारी कहते हैं कि महीनों से बच्चों की फीस, ईएमआई के पैसे, घर के किराए तक नहीं दे पा रहे हैं। ये वही डॉक्टर और नर्स हैं जिनके लिए आपसे कुछ महीने पहले कहा गया था कि थाली बजाइए, घंटी बजाइए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।